हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द फैमिली ऑफ डियर सर। जैसा कि आप सबको पता होगा कि रिसेंटली हमारे नए पोस्ट्स के साथ साथ नया सिलेबस भी निकल के सामने आया है एंड द डिफरेंट फ्रेंड्स रिकमेंडेड कि सर पहले इसका ही सिलेबस कंप्लीट किया जाए। सो हियर कम्स द फर्स्ट टॉपिक ऑफ इंडियन हिस्ट्री, दैट्स रिवोल्ट ऑफ 1857। तो स्टार्ट करने से पहले सारे दोस्तों को ये कहना चाहता हूं कि डू फॉलो अस, डू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड डू स्टे कनेक्टेड विद अस एंड वी प्रॉमिस, हम वादा करते हैं आपसे कि विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट करके देंगे। मीन्स जो सारे सेक्शंस है वो कंप्लीट करके देंगे। एंड टॉपिक आज का हमारा है रिवोल्ट ऑफ 1857। सो लेट अस स्टार्ट इट। रिवोल्ट 1857 जो है, रिवोल्ट ऑफ 1857, पहले थोड़ा बहुत इसके बारे में जानने की कोशिश कीजिएगा। रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है, इट हैज़ बीन डिफाइंड इन 2 वेज। इसको 2 तरीकों से डिफाइन किया जाता है। नंबर फर्स्ट वे मीन्स आप जनरली, अगर मैं आप लोगों को कोई चीज़ देता हूं डिफाइन करने के लिए, मैं कोई भी चीज़ आपको बोलता हूं, आप इसको डिफाइन करो अपनी लोकल लैंग्वेज में। तो अगर 2 फ्रेंड्स होंगे तो 2 फ्रेंड्स या 2 ब्रदर्स होंगे या 2 सिस्टर्स होंगी, उनकी भी डिफरेंट ओपिनियंस होगी रिगार्डिंग द सेम टॉपिक। मीन्स हर किसी इंसान का अपना अपना परसेप्शन होता है, अपना अपना नज़रिया होता है किसी भी चीज़ को डिफाइन करने का। तो सिमिलरली जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है, इसको डिफाइन किया गया इन 2 वेज। फर्स्टली, इंडिया की जो ओपिनियन थी वो डिफरेंट थी एंड ब्रिटिश की जो ओपिनियन थी वो डिफरेंट थी। अब इंडिया ने रिवोल्ट 1857 को कैसे डिफाइन किया? तो इंडिया ने कहा कि इट्स द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। मीन्स कि रिवोल्ट ऑफ 1857 को इंडिया ने कहा, इन द व्यू ऑफ इंडिया और इन द ओपिनियन ऑफ इंडिया, रिवोल्ट ऑफ 1857 जो था वो था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एंड इन द व्यू ऑफ ब्रिटिश, अब ब्रिटिश के क्या ख्यालात थे इस रिवोल्ट 1857 के बारे में? तो ब्रिटिश ने कहा कि इट्स द म्यूटिनी ऑफ सिपाहीज। ये कुछ नहीं है, ये जस्ट एक सॉर्ट ऑफ विरोध है, सिपाहियों का विरोध है। मीन्स इट्स अ म्यूटिनी ऑफ सिपाहीज। ठीक है, तो मीन्स रिवोल्ट ऑफ 1857 हैज बीन डिफाइंड इन 2 वेज, 2 अलग अलग तरीकों से। वन फ्रॉम द इंडियन परसेप्शन एंड सेकंड फ्रॉम द ब्रिटिश परसेप्शन। तो इंडिया ने रिवोल्ट 1857 को नाम दिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मीन्स आज़ादी की पहली जंग। एंड ब्रिटिश ने कहा ये कुछ नहीं है, ये सिपाहियों का विरोध है। तो आगे अगर हम चले, फिर स्प्रेड ऑफ म्यूटिनी एंड रिवोल्ट। जो ये रिवोल्ट था ये कैसे स्प्रेड हो गया? मीन्स पहले हम जानने की कोशिश करेंगे हाउ इट स्प्रेड, मीन्स ये फैला कैसे। ठीक, तो पहले बात आती है 29 मार्च 1857। हमने टॉपिक के रिलेटेड हर कोई चीज़ कवर करी है एंड आई एश्योर यू कि टॉपिक पूरा देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कीजिएगा, आपका कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक के रिलेटेड नहीं रहेगा। आई एश्योर यू दैट जितने भी मैं टॉपिक्स करा दूंगा कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा आपका। तो पहले आती है बात 29 मार्च 1857 हुआ क्या? तो पहले सिपाहीज जो थे बारकपुर में, जैसा कि आपको पता होगा, वो मैं लेटर ऑन डिस्कस करूंगा टॉपिक में। मीन्स कार्ट्रेजेस, मीन्स की चर्बी वाली गोली जो सुनी होगी आपने, चर्बी वाला कांड जो सुना होगा आपने, मीन्स सिपाहियों को चर्बी वाली गोली दी गई। ठीक है, मीन्स एक्चुअली सिपाहियों को, मीन्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, मीन्स जब ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी इंडिया पे, तो स्लोली हर किसी के दिल में, हर किसी के दिमाग में एक लावा सा बन रहा था और अब इस लावा को फटने की देर थी। तो पहले क्या काम हुआ, जब सिपाहियों को वो चर्बी वाली गोली दी गई तो क्या काम हुआ? बारकपुर में, बारकपुर नियर कलकत्ता, क्या काम हुआ उधर? मंगल पांडे जो था एक ब्राह्मण सिपाही था, तो उसने क्या काम किया, उसने मतलब वो गोलियां एक्सेप्ट नहीं की एंड ही रिवोल्टेड। उसने इधर से जंग स्टार्ट कर दी। जंग मीन्स ही रिवोल्टेड, मीन्स उसने इनकार कर दिया साफ साफ। एंड उसके इनकार करने के बाद ही किल्ड 2 ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर्स, 2 ब्रिटिश इंडियन ऑफिसर्स को उसने मार डाला उधर ही। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है पहला रिवोल्ट स्टार्ट किसने किया था? तो पहला रिवोल्ट स्टार्ट किया था मंगल पांडे ने। ये बात आपको याद रखनी है। एंड मंगल पांडे किस से बिलोंग करता था? मंगल पांडे बिलोंग करता था 34th नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट से। ठीक है, तो बदले में जब मंगल पांडे ने इधर से रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया तो मंगल पांडे की जो वो रेजिमेंट
थी मीन्स 34th नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट जो थी उसको डिसबैंडेड किया गया, मीन्स उसको आर्मी सर्विसेज से या सर्विसेज से बेदखल किया गया, सर्विसेज से टर्मिनेट किया गया। एंड जो सिपाही इस रेबेलियन में, इस रिवोल्ट के साथ थे, इस मतलब जो सिपाही गिल्टी ठहराए गए, मीन जो सिपाही कसूरवार निकले, जो सिपाही गलत निकले फ्रॉम द ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू, उनको सजा दी गई। ठीक है, आगे आगे हम इस चीज के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले आपको याद रखना है 29 मार्च 1857 की बात है बारकमोर में, जब मंगल पांडे ने पहली बार, जो एक ब्राह्मण सिपाही था हु बिलोंग टू 34th नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट, जब उसने मीन्स वो कॉटरेज यूज करने से मना किया एंड उसके बाद मना करने के बाद उसने ब्रिटिश के 2 आर्मी ऑफिसर्स की जान ली और इसी से रिवोल्ट की आगाज हो गया, रिवोल्ट आगाज हो गया। फिर उसके बाद आता है डेट 9 में 1857। अब 9 में 1857 में क्या होता है, मीरठ में 85 सिपाहीज ऑफ 3rd कैवलरी रेजिमेंट, ठीक है, मीन्स की मीरठ में 85 सिपाही जो थे, 85 सिपाही जो थे किसके, 3rd कैवलरी रेजिमेंट के जो थे, ऑन दियर रेफ्यूजल, फिर से उन्होंने इनकार कर दिया, मीन्स फिर से मीरठ के 3rd कैवलरी रेजिमेंट ने इनकार कर दिया वो कॉटरेज यूज करने से। ठीक है, एंड बदले में उनको क्या किया गया, उनको कोर्ट मार्शल किया गया और उनको जेल भेज दिया गया, मीन्स दे वर सेंटेंस्ड लॉन्ग टर्म्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, मीन्स उनको बहुत लंबी सजा दी गई। फिर उसके बाद ये खबर सुन के 9 मई की ये खबर सुन के कि हमारे जो साथी है उनको जेल भेज दिया गया, तो 10 मई में क्या काम हुआ, 10 मई 1857 में क्या काम हुआ, जो सिपाही थे ब्रोक आउट ओपन रेबेलियन, मीन्स अब उन्होंने ओपनली खुले आसमान के नीचे बगावत करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स पे गोलियां चला ली और अपने जो सिपाही थे उनको जेल से छुड़वा के दिल्ली की तरह रवाना हो गए, मीन्स दिल्ली की तरह चल पड़े। तो आगे मीन्स रिवोल्ट स्टार्ट हो गया, ठीक है, मीन्स बगावत स्टार्ट हो गई। अब आगे क्या काम हुआ, आगे जब ये सिपाही भाग गए, ठीक, अब सिपाहियों को एक सरबराह की रिक्वायरमेंट थी, मीन्स एक हेड की रिक्वायरमेंट थी, तो दिल्ली तो वो चले गए। दिल्ली में ऑलरेडी जो लास्ट मुगल एम्परर मीन्स बहादुर शाह सेकंड थे, मीन्स बहादुर शाह सेकंड अब बूढ़े हो गए थे, ही वॉज ऑलमोस्ट अबाउट 82 ईयर्स ऑफ एज, 82 साल की उम्र थी उनकी। तो इन्होंने उसी को क्या अपना लीडर मान लिया, तो उन्होंने अपना मीन्स जो रेबेलियंस थे, जो बागी अब थे, उन्होंने बहादुर शाह जफर सेकंड को अपना क्या मीन्स अपना लीडर मान लिया, ठीक, अपना सरबरा मान लिया एंड प्रोक्लेम्ड हिम, उनको क्या प्रोक्लेम किया, उसको शहनशाही हिंदुस्तान मीन्स एम्परर ऑफ इंडिया का दर्जा दिया गया। ठीक, अब पहले पहले तो ये रिवोल्ट जो था ये सक्सेसफुल था, मीन्स पहले पहले रिवोल्ट जो था वो सक्सेसफुल था। इधर आपको और एक बात याद रखनी है कि द रेबेलियन सिलेक्टेड बहादुर शाह जफर सेकंड एज द लीडर, अपना लीडर चुना उसको एंड उधर ही उन्होंने एक स्लोगन दी, स्लोगन का नाम था मार्च टू दिल्ली, आ जाओ दिल्ली की तरह मार्च करते हैं। ठीक, हालांकि रेवोल्यूशन जो था, क्रांति जो थी, इट सीम्स सक्सेसफुल इन द बिगिनिंग, मीन शुरुआत में ये लगे कि यार नहीं यार ये तो कामयाब हो गई, मीन्स हम तो कामयाब हो गए, बट लेटर ऑन इट वाज सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश, क्योंकि बाद में इसको ब्रिटिश ने फिर से प्रेस कर दिया और दिल्ली वापस इनसे छीन लिया गया। हालांकि उस टाइम पे दिल्ली जो था रेबेलियंस ने अपने कब्जे में लिया था, जिसकी वजह से बाकी जो पार्ट्स ऑफ हिंदुस्तान थे, हिंदुस्तान के दूसरे वाले हिस्से थे, उनमें लोगों के बड़े जज्बे बढ़ गए कि नहीं यार हमने तो कुछ कर दिखाया, हमारे सिपाहियों ने कुछ कर दिखाया, हमारे साथियों ने कुछ कर दिखाया, जज्बे बहुत ऊंचे हो गए, जज्बा बहुत आला हो गए। बट लेटर ऑन क्या हुआ, लेटर ऑन ब्रिटिश ने फिर से इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया। तो आगे अगर हम चलते हैं, इमीडिएट रीजन ऑफ द रिवोल्ट 1857, मीन्स अब काजेज क्या थे रिवोल्ट के, मीन्स बगावत जो थी स्टार्ट हो गई अगर ब्रिटिश के खिलाफ, लेकिन बगावत के रीजंस क्या थे, व्हाट वर द रीजंस कि रिवोल्ट 1857 स्टार्ट हो गया। तो पहले हमारा आता है इमीडिएट काज, ठीक है, सबसे इमीडिएट वाला फैक्टर, मीन्स जैसा कि ऑलरेडी मैंने मेंशन किया, लावा एक उबल रहा था हर किसी के दिल में, हर किसी के दिमाग में, अब बस लावा को एक प्रिक की जरूरत थी, ठीक है, लावा को बस फटने की जरूरत थी। तो वो फटा कब, जब इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल किया गया, मीन्स एनफील्ड राइफल जो थी उनमें जो कटरेज लगती थी उनमें चर्बी वाली गोली लगती थी, मीन्स उसमें क्या होता था, उसमें आगे जो कैप होती थी वो चर्बी से बनी होती थी एंड चर्बी जो थी वो किसकी चर्बी थी, पिग्स की चर्बी थी और गाय की चर्बी थी। अब हिंदू धर्म जो है, हिंदू धर्म में गाय की चर्बी मीन्स गाय का गोश्त
मना है, और मुस्लिम धर्म में ऑलरेडी ये सूअर का मीन्स पिग्स का गोश्त मना है। तो जिसकी वजह से बोथ सोल्जर्स मीन जो मुस्लिम है उन्होंने भी ये गोलियां एक्सेप्ट नहीं की, एंड हिंदू सोल्जर जो थे उन्होंने भी ये गोलियां एक्सेप्ट नहीं की, जिसकी वजह से सोल्जर्स के दिल में बगावत पैदा हो गई, क्योंकि मजहब पे अब डायरेक्टली उनका अटैक हो रहा था, उन पे डायरेक्टली अटैक्स हो रहे थे, तो उन्होंने बगावत स्टार्ट कर दी। तो इमीडिएट काज जो था रिवोल्ट 1857 का वो था एनफील्ड राइफल, जिनमें कार्ट्रिजेस ऐसी लगती थी, कार्ट्रिजेस में पिग्स एंड काउ फैट यूज किया जाता था, एंड दैट वाज बोथ अगेंस्ट द रिलीजन ऑफ हिंदूज एज वेल एज मुस्लिम्स। तो पहला ये इमीडिएट काज। उसके बाद अगर आगे चले, उसके बाद आते हैं काजेज ऑफ रिवोल्ट, डिफरेंट काजेज ऑफ द रिवोल्ट 1857। पहले आता है हमारा रिलीजियस एंड द सोशल काजेज। देखो ब्रिटिश ने हर किसी मामले में मीन्स ब्रिटिश जो था दे इंटरफियर्ड इन ईच एंड एवरी मैटर, हर किसी मैटर में उन्होंने इंटरफियर किया। देखो हिंदुस्तान में, इंडिया में ऑलरेडी सती सिस्टम चल रहा था। सती सिस्टम सबको पता था कि जब हस्बैंड मरता था तो उसके साथ साथ मीन्स हस्बैंड के साथ साथ उसकी बीवी को जलाया जाता था। बट ब्रिटिश ने एबॉलिशन ऑफ सती प्रैक्टिस किया, मीन्स सती प्रैक्टिस को खत्म किया। हालांकि इट वाज गुड, बट ब्रिटिश को इंडिया को ये लगा कि नहीं, ये हमारे कल्चर के खिलाफ है, मीन्स जो ब्रिटिश है वो हमारे कल्चर के खिलाफ काम कर रहा है। यानी कि एबॉलिशन ऑफ सती प्रैक्टिस जो था इन 1829 1829 में एबॉलिशन सती सिस्टम का हुआ था बाय विलियम बेंटिक, ठीक। एंड इसकी वजह से क्या हुआ, ऑफ कोर्स इट वाज गुड, जैसा कि ऑलरेडी मैंने बोला, बट इट वॉज गुड ऑफ कोर्स, बट इंडियंस फेल्ट दैट कि उनके कल्चर के साथ ये छेड़छाड़ की जा रही है। एंड फिर अगेन ब्रिटिश ने पास किया विडो रिमैरेज एक्ट इन द 1856, जो किसने पास किया था, लॉर्ड डलहौजी ने। अब सती सिस्टम को ही खाली खत्म नहीं किया गया, अब ये एक्ट भी पास किया गया कि जो विधवा है वो दोबारा से शादी कर सकती है, जो एक्ट पास किया था लॉर्ड डलहौजी ने। उसके बाद एजुकेशन फॉर गर्ल्स, मीन्स जनरली उन दिनों लड़कियों का घर से बाहर निकलना मना किया जाता था, मीन्स लड़कियों को घर से बाहर निकाला नहीं जाता था, मन जाने नहीं दिया जाता था। बट क्या काम किया गया, ब्रिटिश ने इंट्रोडक्शन किया, इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स, जो फिर से इंडियंस को लगा कि नहीं, इन समहाउ इट्स हर्टिंग आवर सेंटिमेंट्स, ठीक है कि नहीं है। एंड देयर वर फ्यू ऑफ द अदर रिलीजियस कॉजेज आल्सो, मीन्स कि जो हमेशा ब्रिटिश थे वो तो गोरे थे, अब इंडियंस के एज कंपेयर टू इंडियंस ब्रिटिश हमेशा गोरे ही होते थे, एंड जिसकी वजह से उनके साथ रेशल डिस्क्रिमिनेशन भी होता था, रिलीजियस में भी मीन्स इंटरफियर करने ही लगे। एट सम पीरियड ऑफ द टाइम दे ऑल्सो स्टार्टेड टू इंटरफियर इन द रिलीजियस मैटर्स एंड द अदर सोशल कॉजेज, जिनकी वजह से इंडियंस को हमेशा लगता था कि दे आर प्रोवोकिंग अस, मींस कि ये हमें गुस्सा दिलाते थे। अब रिलीजियस में इंटरफियर हुआ, कल्चर में इंटरफियर हुआ, सोशल इश्यूज में इंटरफेरेंस हुआ, तो ऑफ कोर्स इससे तो गुस्सा आ ही गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट थे पॉलिटिकल काजेस। अब पॉलिटिकल काजेस में आपको दो चीजें बहुत अहम याद रखनी है। नंबर फर्स्ट इज सब्सिडरी अलाइंस, एंड नंबर सेकंड जो था वो था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। Of course, there were some another reasons also. First of all, क्योंकि जो नवाब थे हमारे देश के या बड़े बड़े जमींदार थे, उनको ऐशो आराम की जिंदगी मतलब बसर करने में अब मजा आता था। बट एज सोन एज द ब्रिटिश रूल केम, जब ब्रिटिश रूल आया हिंदुस्तान में, तो अब इनका ऐशो आराम जो था, मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से इनका ऐशो आराम तो चला गया। ब्रिटिश मीन्स उनके जो रहने सहने का तरीका था वो तो खत्म हो गया। दिस वाज वन ऑफ द काज। सेकंड काज वाज सब्सिडरी अलाइंस, पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलाइंस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब सब्सिडरी अलाइंस क्या था, इट वाज यूज्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलाइंस को पहली बार इंट्रोड्यूस किया। कब? लॉर्ड वेलेस्ली जो थे, ही वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1798 टू 1805, 1805 तक। कहानी के रूप में बता रहा हूं, याद रखो। सब्सिडरी अलाइंस का मतलब समझा रहा हूं। सब्सिडरी अलाइंस का मतलब यह है कि ये इस्तेमाल पहली बार किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने, जो गवर्नर जनरल थे 1798 से 1805 तक, ठीक है। और इस सिस्टम के मुताबिक जो हर कोई रूलर था हिंदुस्तान में, मीन चाहे वो बड़ा जमींदार था या बड़ा रूलर था प्रिंसली स्टेट्स का, उनको ब्रिटिश आर्मी का मीन सहारा लेना ही लेना था। मीन चाहे वो विलिंग होते या ना होते, वेदर दे वर विलिंग और नॉट विलिंग, बट उनको एक्सेप्ट करना था ब्रिटिश आर्मी को, और ब्रिटिश आर्मी को बदले में उनको पे करना था। मीन्स दे हैव टू पे ए सब्सिडी टू द ब्रिटिश आर्मी फॉर द मेंटेनेंस, मीन्स उनकी मेंटेनेंस
मेंटेनेंस के लिए। और रिटर्न में क्या किया जाता था, मीन्स इधर से जो किंग्स थे, महाराजे थे, बाकी सारी जो अमीर ऐशो घराने मतलब अमीर घराने के लोग थे, उनको क्या काम किया जाता, उनको क्या करना था कि उनको पैसे देने थे ब्रिटिश को फॉर देयर मेंटेनेंस, मीन्स उनकी मेंटेनेंस के लिए पैसे देने पड़ते थे। और उधर से उनको क्या मिलता था, उनको ब्रिटिश की तरफ से एश्योरिटी मिलती थी फॉर देयर प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज, मीन्स हम आपको आपके एनिमी से, दुश्मनों से बचाएंगे, आपको बदले में हमारी ब्रिटिश आर्मी को पे करना पड़ेगा। ये एक पॉलिसी थी सब्सिडरी अलाइस, मीन्स इससे क्या था, लूटने का, आसान से सिंपल भाषा में लूटने का तरीका। दूसरा था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स समझने की कोशिश करो। Doctrine of lapse was introduced in the year 1848। किसने किया था, बाय द गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किया था, मीन्स लॉर्ड डलहौजी इंट्रोड्यूस्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन द ईयर 1848। अब इसका मतलब क्या था, देखो मतलब क्या था इसका, मतलब ये था कि भारत में बहुत सारे राजा महाराजा जो लोग थे ना, ये कहा गया कि अगर उनकी अपनी औलाद होगी, मीन्स जो राजा महाराजा है अगर उनकी अपनी औलाद होगी तो राजा के मरने के बाद उसका औलाद जो है, उसका बेटा जो है वो तख्त संभालेगा, ताज संभालेगा, मीन्स वो बादशाह बनेगा। अब अगर किसी राजा महाराजा की अपनी औलाद नहीं, एडेप्टेड सन है, तो उससे वो तख्त छीन लिया जाएगा, मीन्स वो बादशाह नहीं बनेगा, जिसकी वजह से बहुत सारे राज्यों पे मीन्स ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया, जिसमें फॉर एग्जांपल संबलपुर आया, उदयपुर आया, झांसी भी आई, नागपुर आया, मीन्स स्लोली वो ब्रिटिश को अपने इंडिया को ब्रिटिश इंडिया को अपने कंट्रोल में लेते गए ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलाइंस एंड ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ व्हाट, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है कि नहीं है। आगे अगर हम चले मेरे दोस्तों, तो आगे हमारा आता है, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, तो आगे हमारे आते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स में सब आप याद रखोगे, ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्सेशन, मीन्स ब्रिटिश हमेशा टैक्स चढ़ाता रहता था, इस बात का टैक्स, उस बात का टैक्स, लेबर्स को टैक्स, जमींदारों को टैक्स, काम करने वालों को टैक्स, जिसकी वजह से लोग तंग आ गए और उन्होंने बगावत करना स्टार्ट कर दिया। ठीक, अब उसके बाद आते हैं मिलिट्री फैक्टर्स। अब मिलिट्री फैक्टर्स में क्या हुआ, देखो मिलिट्री फैक्टर्स में दो बहुत अहम बातें याद है, मतलब याद रखनी है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इंडियन सोल्जर्स थे दे वर पेड लेस सैलरीज। अब ड्यूटी बोथ की सेम, मीन्स ब्रिटिश की भी सोल्जर्स की सेम ड्यूटी, इंडिया सोल्जर्स की भी सेम ड्यूटी, बट इंडियन के जो सोल्जर्स थे दे वर पेड लेस सैलरीज एंड दे वर नॉट प्रमोटेड मोर देन द रैंक ऑफ सूबेदार। ठीक है, मीन्स सूबेदार की रैंक के आगे वो नहीं चल पाते थे, बस सूबेदार का आगे फुल स्टॉप, मीन्स उसके आगे वो नहीं चल पाते हैं। ठीक, सूबेदार का मतलब दीज आर द, यू माइट बी ऑलरेडी नोइंग दैट दे आर द नॉन कमिश्नर्ड पोस्ट इन द आर्मी। ठीक है, नॉन कमिश्नर्ड पोस्ट होते हैं, मीन्स इंडिया के जो सोल्जर्स थे वो आगे नहीं बढ़ पाते थे। एंड नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर जो था, इंडियन सोल्जर्स को रेशियली डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, मीन्स जनरली ब्रिटिश जो थे दे वर वाइट्स एंड दे वर रेशियली डिस्क्रिमिनेटिंग द मिलिट्री फोर्सेस। ठीक, तो जिसकी वजह से जो सिपाही थे उनके दिल में भी जज्बा हो गया, चलो यार बगावत कर ही देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है वेल्लोर मैट्यूनी। देखो वेलोर मैट्यूनी की बात करोगे तो ये रिवोल्ट 1857 से बहुत पहले, मीन्स इससे तकरीबन 50 साल पहले, क्योंकि ये हुआ था 10 जुलाई 1806 इन वेलोर। ठीक है, अब वेलोर मैट्यूनी के बारे में सब दोस्तों को पता होगा, जिसको नहीं पता होगा उसके लिए भी समझा दूंगा। इसका मतलब ये है कि हिंदू सोल्जर्स जो थे दे वर नॉट अलाउड टू वियर द टर्बन्स। ठीक है, हिंदू सोल्जर्स को टर्बन्स अलाउ नहीं की जाती थी पहननी, एंड मुसलमान सोल्जर्स को क्या बोला गया कि आपको शेव करना है, मतलब बियर्ड नहीं रखनी है। ठीक, इन एडिशन जो गवर्नर जनरल उस वक्त थे, गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास जो थे, मीन्स कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी मद्रास के, जिसका नाम था जॉन कैडरॉक। ठीक है, जॉन कैडडॉक उसका नाम था। उसने क्या ऑर्डर किया कि इन सोल्जर्स को, चाहे वो मुस्लिम सोल्जर हो चाहे वो हिंदू सोल्जर हो, उसको एक हैट लगानी है। ठीक, जिसकी वजह से जो सोल्जर्स हैं, इंडिया के सोल्जर, चाहे वो मुसलमान थे, अब मुसलमानों को बोला गया कि आपको दाढ़ी को शेव करना है। ठीक है, जो मुस्लिम धर्म में इजाज़त नहीं है, ठीक है, जो अलाउ नहीं है। एंड जो हिंदू सोल्जर्स हैं उनको बोला गया कि आप टर्बन नहीं लगा सकते हो, और दोनों को बोला गया कि आप हैट्स लगा लो, जिसकी वजह से जो इंडिया के सोल्जर्स थे उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, और गुस्से की वजह से उन्होंने बगावत कर दी, एंड बगावत की वजह से द एंग्री सोल्जर्स सीज्ड वेलोर फोर्ट। उन्होंने वेलोर फोर्ट पे अपना कब्जा जमा लिया, एंड दे ऑलमोस्ट किल्ड एंड वोंडेड 200 ब्रिटिश ट्रूप्स। 200 ब्रिटिश ट्रूप्स पे उन्होंने अपना हक उनको जख्मी
कर दिया या मार दिया। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इम्पैक्ट ऑफ रिवोल्ट 1857। अब रिवोल्ट 1857 से इम्पैक्ट क्या हुआ, ठीक, मीन्स इससे कौन सा इम्पैक्ट हुआ, इस रिवोल्ट 1857 जो था इससे कौन सा इम्पैक्ट हुआ। देखो रिवोल्ट 1857 मीन्स किसी भी, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो मुल्क हो, अगर उसकी बगावत होती है तो इट मीन्स दैट देयर आर सम लूप होल्स, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, जिसकी वजह से जब रिवोल्ट 1857 हो गया, क्या लगता था ब्रिटिश को कि नहीं यार ये तो इंडियन जो है ये सप्रेस्ड है, मीन्स इनको हमने दबा के रखा है। अब जब बगावत हो गई तो ब्रिटिश जो है वो पूरी शूक हो गई, मीन्स कि हिल गई ब्रिटिश। ब्रिटिश को लगा कि नहीं यार अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से ब्रिटिश जो था उन्होंने कुछ अहम फैसले ले लिए। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट फैसला जो था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का। ठीक, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का कौन सा एक्ट था, क्या था इसमें कहा गया, उस टाइम जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। इधर आपको एक दो बातें याद रखनी है। पहले जो पावर टू कंट्रोल द इंडिया वाज शिफ्टेड फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्वीन, मींस अब पावर जो था, जो इंडिया को कंट्रोल करने का पावर, वो शिफ्ट किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्वीन को। मींस ईस्ट इंडिया कंपनी का राज इधर खत्म होता है। कब खत्म होता है, 1858 को खत्म होता है। स्टार्ट कब हुआ था, 1757। मींस ईस्ट इंडिया कंपनी रूल्ड फॉर 101 ईयर्स इन इंडिया एंड 1858 को उनका जो राज था वो इधर खत्म हो गया जब पावर सारी ब्रिटिश क्वीन के हाथ में आ गए। नंबर सेकंड जो काम था किया गया था वो पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मींस तब तक इंडिया का क्या होता था, तब तक इंडिया का पोस्ट होता था गवर्नर जनरल का, तो वो उसमें खत्म किया गया एंड पोस्ट ऑफ वाइसराय स्टार्ट किया गया। तो इधर आपको याद रखना है कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे एंड फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया भी लॉर्ड कैनिंग ही थे, ये आपको याद रखना है। उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी के साथ भी इन्होंने, ब्रिटिश ने कुछ छेड़छाड़ कर ही दी, क्योंकि उनका काम ही था मतलब छेड़छाड़ करना, ताकि वो लोगों को समहाउ दबा सके। तो फर्स्टली आर्मी का क्या काम किया उन्होंने, मींस आर्मी को the proportion British troops in the Indian army was increased, means Indian army means जो British army थी, means army जो थी, it was combination of British as well as the Indians। अब British का जो British की army थी उसको increase किया गया। ठीक है, तो British को they were primarily used to maintain the India internal security where the Indian troops were organized and trained for services abroad। अब अंदर किसको रखा गया, कंट्री के अंदर रखा गया ब्रिटिश सोल्जर्स को, पर जो इंडियन सोल्जर्स था उनको बाहर भेज दिया गया लड़ने के लिए। नंबर नेक्स्ट काम क्या किया गया, नंबर नेक्स्ट ब्रिटिश से जो हाई मतलब जो मींस वेपन्स थे, बाकी सारी चीज़ें थे वो इनसे छीन लिए गए, उनको वेपन्स ज़्यादा नहीं दिए गए। नंबर नेक्स्ट इन्होंने क्या काम किया, सोल्जर्स को मिक्स किया, मींस मुस्लिम, पठान, सिख, हिंदू, इनको मिक्स किया ताकि ये बगावत ना कर सके, मींस पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल खेलने की कोशिश करी। ठीक, उसके बाद क्या आता है, काजेज ऑफ द फेलियर ऑफ रिवोल्ट 1857। अब रिवोल्ट 1857 जो था वो फेल क्यों हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, तो इसको मैं शॉर्ट समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, जो हमारे रिवोल्ट 1857 के लीडर जो बनाए गए थे वो बहादुर शाह सेकंड बनाए गए थे। ठीक, अब बहादुर शाह सेकंड ऑलरेडी बहुत बूढ़े थे, ही वॉज अबाउट 82 ईयर्स ऑफ एज। अब 82 साल की उम्र थी उनकी, तो इट मीन्स दैट देयर वॉज द लैक ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। फर्स्ट कॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट देयर वॉज द मतलब व्हाट वाज दैट वाज लैक ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। इफेक्टिव लीडरशिप थी ही नहीं। इससे मतलब एक बात मुझे याद आती है, अलेक्जेंडर वंस सेड, अलेक्जेंडर ने एक बार कहा है, आई एम नॉट अफ्रेड विद द ग्रुप ऑफ लाइन्स लेड बाय विद द ग्रुप ऑफ लाइन्स लेड बाय अ वुल्फ। अलेक्जेंडर ने एक बार कहा है कि मुझे ग्रुप ऑफ लाइन्स से डर नहीं लगता है जिनको एक वुल्फ लीड करता है, बट आई एम अफ्रेड विद द ग्रुप ऑफ वुल्व्स लेड बाय अ लाइन। मीन्स मुझे ग्रुप ऑफ वुल्व्स से डर लगता है जिनको एक लाइन संभालता है। मीन्स संभालने के लिए एक लाइन की जरूरत होती है। जंग जो है वो ताकत से नहीं, जज्बे से जीती जाती है, एंड नंबर नेक्स्ट चीज दिमाग से जीती जाती है। अब लीडरशिप ही बूढ़ी थी, लीडरशिप ही इफेक्टिव नहीं थी, तो जंग कैसे जीतते। दिस वाज द फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट 1857। नंबर नेक्स्ट चीज जो थी वो थी पुअर क्वालिटी ऑफ द वेपन्स, क्योंकि हमारे देश के जो सिपाही थे जो उन्होंने म्यूटनी स्टार्ट करी थी,
अब जिन्होंने क्या काम, जिन्होंने बगावत स्टार्ट की थी, रेबलियन स्टार्ट किया था, उनकी जो क्वालिटी ऑफ वेपन्स थी वो बहुत ही कमजोर थे। नंबर नेक्स्ट जो था, पुअर कोऑर्डिनेशन ऑफ द सोल्जर्स। सोल्जर्स का एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन था ही नहीं, मींस एक जगह दूसरी जगह, मींस एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं। नंबर नेक्स्ट जो था, प्रिंसली स्टेट जो थी, मीन जो महाराजा राजा थे, उन्होंने साथ नहीं दिया इस बगावत का, मींस रिवोल्ट 1857 का उन्होंने साथ नहीं दिया। नंबर नेक्स्ट जो एजुकेशनिस्ट थे, ठीक है, मीन जो एजुकेशनिस्ट थे, उन्होंने भी सपोर्ट नहीं दिया। नंबर नेक्स्ट जो थे, जो ऑलरेडी कुछ सिपाही थे, ठीक है, जो बड़े बड़े लोग थे, दे वर नॉट इंस्पायर्ड, मींस उनके दिल में पेट्रियटिज्म एंड नेशनलिज्म नहीं थी, एक्सेप्ट अदर देन द पीजेंट्स एंड द आर्टिजन्स, ठीक है, पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स के दिल में हुब्बी वतन, पेट्रियटिज्म एंड द नेशनलिज्म थी, बट बाकी लोग जो थे वो ऐसे ही थे, मींस दे डिड नॉट सपोर्टेड द रिवोल्ट, एंड दैट वाज द मेन रीजन कि मींस सपोर्ट जो था रिवोल्ट को फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंट्री नहीं मिला, एंड दैट वाज द मेन रीजन टू क्रश द रिवोल्ट, इसीलिए रिवोल्ट को क्रश किया गया। देयर बाय द फ्यू ऑफ द मेन रीजंस व्हाई द रिवोल्ट वाज क्रश, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट लीडर्स एसोसिएटेड विद द रिवोल्ट 1857 एट द डिफरेंट प्लेसेस, मींस कौन कौन से लीडर एसोसिएट थे रिवोल्ट के साथ डिफरेंट प्लेसेस पे, ये आपको याद रखना जरूरी है, इसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। अब दिल्ली में कौन थे, बहादुर शाह सेकंड, जनरल बख्त खान, लखनऊ में बेगम हजरत महल, ब्रिजेश कादिर, अहमदुल्ला। नंबर नेक्स्ट, कानपुर में नाना साहिब, राव साहिब, तांतिया टोप, अजीमुल्लाह खान। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिहार में कुंवर सिंह, अमर सिंह, ठीक। उसके बाद राजस्थान में जीदल सिंह, हरदयाल सिंह। उसके बाद फरुखाबाद में तुजफल हसन खान। उसके बाद आसाम में, तो ये आपको उड़ीसा में, ये सब आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये सब जनरली नहीं पूछे जाते, इसमें एक दो पूछे जाते हैं जनरली। दिल्ली में पूछा जाता है, कानपुर में, लखनऊ में, झांसी में और बिहार में। ये चार आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं कि इनमें लीड कौन करता है। देखो, इधर आपको बहादुर शाह याद रखना पड़ेगा, इधर बेगम हजरत याद रखनी पड़ेगी, कानपुर में नाना साहब, तांतिया टोप, राव साहब, तीनों याद रखने पड़ेंगे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई याद रखनी पड़ेगी, बिहार में कुंवर सिंह याद रखने पड़ेंगे। ये चार एग्जाम में डेफिनेटली आ ही जाते इनमें से एक। उसके बाद अगर हम आगे चले तो डिफरेंट बुक्स ऑन द रिवोल्ट 1857 पे डिफरेंट बुक्स जो थी ये एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैंने इधर मेंशन किया हुआ है। बुक का नाम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 59, पब्लिश हुई 1857 को, ऑथर था कार्ल मार्क्स। काजेस ऑफ इंडिया रिवोल्ट बुक 1873 को पब्लिश हुई, सईद अहमद खान ऑथर। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1909 को पब्लिश हुई, वी.डी. सावरकर इसके ऑथर। 1857 बुक है, ठीक, 1957 में पब्लिश हुई एंड एस.एन. सेन ने लिखी। ये बुक्स का एग्जामिनेशन में जिक्र हो ही जाता है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने रखे हैं। हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सिपाही म्यूटिनी? सिपाही म्यूटिनी के दरमियान, मतलब उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑलरेडी मैंने बोल्ड में लिख के रखा है, उस टाइम लॉर्ड केनिंग थे। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नाइदर कैप्चर्ड नॉर किल्ड बाय ब्रिटिश? इनमें से किस, मतलब एक ऐसा मीन्स रेबलियन था जिसको ना ब्रिटिश ने पकड़ा ना ब्रिटिश ने मारा, वो कौन था? वो नाना साहिब था। क्यों? क्योंकि नाना साहिब अलॉन्ग विद बेगम हजरत महल एस्केप टू द नेपाल। रिवोल्ट को क्रश होने के बाद ये नेपाल भाग गए, इसीलिए ना इसको ब्रिटिश ने पकड़ पाए और ना इसको मार पाए। उसके बाद नेक्स्ट जो था, हु लेड द ब्रिटिश फोर्सेज विच डिफीटेड झांसी लक्ष्मीबाई? तो किस, मतलब ब्रिटिश ऑफिसर ने ब्रिटिश फोर्सेस को लीड किया जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को मीन्स डिफीट कर दिया, हरा दिया? तो ह्यूज रोज उसका नाम है। टू विच रेजिमेंट डिड मंगल पांडे बिलोंग? जैसा कि ऑलरेडी मैंने 34 नेटिव इन्फेंट्री। उसके बाद नेक्स्ट वाला, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द रिवोल्ट लेड बाय कुंवर सिंह? तो बिहार। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं ऑलरेडी, ठीक। विच प्लेसेस विटनेस्ड द इंसिडेंट्स ऑफ मंगल पांडे फायरिंग अपॉन द ब्रिटिश ऑफिसर्स? तो बरकपुर आपको याद रखना है। इन विच कंट्री वाज बहादुर शाह सेकंड एक्साइल्ड बाय द ब्रिटिश आफ्टर द एंड ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? तो आपको ये याद रखना है, बहादुर शाह सेकंड जो थे उसको अरेस्ट किया गया था और उसको जेल भेजा गया था एट रेंगून, ब्रिटिश बर्मा में, ठीक है। आजकल इसको म्यांमार कहते हैं। व्हाइल ही डाइड इन द ईयर 1862, ठीक है। तो अरेस्ट कहाँ से किया गया था इसको? फ्रॉम द हुमायूं टॉप फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। तो फिर उसको बर्मा भेज दिया गया था, एक्साइल मीन जलाए वतन, तो बर्मा ऑप्शन, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो है, द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इज रिटन बाय वीर सावरकर। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ 1857 वाज द फर्स्ट टू ले डाउन हिज लाइफ?
पहली जान किसने दी? तो मंगल पांडे ने। उसके बाद नेक्स्ट वाला, द मेन पॉलिटिकल काज फॉर द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मेन पॉलिटिकल काज, ठीक है। पॉलिटिकल काज में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी आता है, पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलाइंस भी आती है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? तो कार्ल मार्क्स, जो ऑलरेडी मैंने बोला आपको। थैंक यू ऑल, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। डू प्लीज सपोर्ट अस, डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड वी आर promising to complete your syllabus as soon as possible, but please do support us and do subscribe our YouTube channel. Thank you and wish you a very happy life.